हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड, इस वीडियो में हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3, 4 एंड 5 को डिस्कस करेंगे। इनको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हुए चल रहे हैं बिकॉज आजकल एग्जाम में थोड़ा सा डिटेल में ही आने लगा है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज आर एसेट्स। देखिए पूछ रहा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में जो हम इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करते हैं उसमें कौन सी इन्वेंट्री इंक्लूड होती है। ये हम लास्ट की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। वहां मैंने आपको बताया था कि रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड, आप इन सबको इन्वेंट्री बोलते हो। अगर वो उनका लिखने का फॉर्मेट चेंज हो जाए तो भी हम समझ पाए, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को दिया है। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट नंबर पर क्या है, हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऐसी इन्वेंट्री जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए रखी गई है तो ये आपकी इन्वेंट्री का पार्ट होती है। हेल्ड फॉर सेल इन द स्पेशल कोर्स ऑफ बिजनेस, स्पेशल कोर्स ऑफ बिजनेस आपकी इन्वेंट्री का पार्ट नहीं होती। इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, देखिए अगर हम बोलें कि हमें प्रोडक्शन करनी है और उसके लिए हमें कुछ ऐसा मटेरियल जो अभी हमने प्रोसेस में लगा रखा है, उस प्रोडक्शन को करने के लिए प्रोसेस में लगा हुआ है, फिनिश्ड गुड रेडी करने के लिए जो हमारा वर्क इन प्रोग्रेस है, तो वो भी हमारी इन्वेंट्री होती है। बस लिखने का थोड़ा सा तरीका चेंज हो गया है, ठीक है। उसके बाद इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल्स और सप्लाईज टू बी कंज्यूम्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस और इन द रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। अब ये कह रहा है ऐसा मटेरियल जो प्रोडक्शन की प्रोसेस में कंज्यूम हो जाएगा, वो कौन सा होता है, रॉ मटेरियल होता है जो कंज्यूम हो जाता है और हमारा फिनिश्ड गुड उससे रेडी होकर के आता है। तो ये भी क्या है, हमारी इन्वेंट्री का पार्ट है। अल्टीमेट ये लिख वही रहा है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड। तो ये है 1, 3 एंड 4, तो हमारा राइट आंसर हो गया ए। ओके, आगे देख लेते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इज रिलेटेड टू, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 किससे रिलेट करता है, मैं इन सब जो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं इन सब के बारे में बता देती हूँ। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज हम कर चुके हैं, ये है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, ये है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2। कैश फ्लो स्टेटमेंट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3। फिर है कंटीजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, ये क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 4। ओके, अब देखते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 कहता क्या है। देखिए इसका क्या नेम है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए ये क्या होता है, इसमें 3 वर्ड है, कैश फ्लो एंड स्टेटमेंट। इसका मतलब कैश की फ्लो की जो स्टेटमेंट होगी, कैश की फ्लो का मतलब कैश का आना भी और कैश का जाना भी, इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों, उनसे रिलेटेड जो आप स्टेटमेंट रेडी करोगे वही क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए मैंने लिखा है यहाँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट शोज इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स फ्रॉम वेरियस एक्टिविटीज ऑफ ए कंपनी ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन सी 3 एक्टिविटीज आती हैं, ऑपरेटिंग आती है, इन्वेस्टिंग आती है एंड फाइनेंसिंग आती है। इनको थोड़ा डिटेल में देखते हुए चलते हैं। क्या कहती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कौन सी होती है इसमें, प्रिंसिपल रिवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज, ऐसी एक्टिविटी जिससे प्रिंसिपल रिवेन्यू जनरेट होगा। ठीक है, जैसे कि कैश रिसीव होता है सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से, नॉर्मल बिजनेस की एक्टिविटी है सेल एंड परचेज करना। ठीक है, उनसे जो भी कैश पर अफेक्ट पड़ने वाला है वो है आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इससे कैश आएगा भी और जाएगा भी। अब देखिए अगर आप सेल करते हो तो कैश आता है, बिल्कुल ऐसे ही अगर आप कोई माल खरीद कर लाते हो तो कैश पे करते हो, मीन्स कैश पेड टू अ सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कैश रिसीव्ड इन फॉर्म ऑफ फीस, रॉयल्टीज, कमीशंस एंड वेरियस अदर रिवेन्यू। तो ये सब क्या है, हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट है। क्लियर। उसके बाद आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आता है, एक्विजिशन और डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड अदर लाइबिलिटीज, इन्वेस्टमेंट्स। देखिए यहाँ पे 2 चीज आती हैं, बिल्कुल ध्यान से देख लेंगे। कौन सी 2 चीज आती है, एक आती है हमारी लॉन्ग टर्म एसेट, ठीक है, एक और क्या आती है हमारी इन्वेस्टमेंट। मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 2 चीजों से मिलकर बनी है जिसमें लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। देखिए यहाँ लॉन्ग टर्म बोल रही हूँ मैं, लॉन्ग टर्म बोल रही हूँ, शॉर्ट टर्म मैंने नहीं बोला। शॉर्ट टर्म किस में आई थी, मीन्स करंट एसेट कहाँ आ गई थी हमारी, करंट एसेट आ गई थी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। कैसे, जब अगर हमारे डेटर बनेंगे सेल करने से तो वो डेटर किस में आएंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही आएंगे। तो इसका मतलब करंट एसेट किस में इंक्लूड हो गई, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। इसी तरह क्रेडिटर भी हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, मीन्स करंट लाइबिलिटी भी कहाँ जाती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। और इन्वेस्टिंग में क्या आती है, लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, उसके बाद आता है इसके एग्जाम्पल। देखिए इसके एग्जाम्पल में क्या आते हैं, कैश पेड फॉर एक्वायरिंग फिक्स एसेट्स, मीन्स आपने फिक्स एसेट खरीदी है तो उसके लिए कैश पे किया। अगर आप फिक्स एसेट को सेल करोगे तो उससे कैश मिलेगा, तो वो भी यहाँ आ जाता है।
कैश पेड फॉर एक्वायरिंग शेयर्स, वारंट्स और डेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ अदर कंपनीज। अगर आप किसी तरह के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो, पैसा लगाते हो, मीन्स पे करते हो, तो वो भी क्या आता है आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है। उसके बाद आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये क्या बोलती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी? विच चेंज द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ ओनर्स कैपिटल एंड बोरोइंग ऑफ द एंटरप्राइज। इसमें याद रखेंगे, इसमें दो चीजें कौन सी आती हैं, इसमें आती है एक कैपिटल और एक क्या आती है बोरोइंग, मीन्स कैपिटल प्लस बोरोइंग। अभी देखिए जैसे फाइनेंस, नेम ही सजेस्ट कर रहा है फाइनेंस, जिससे आपके पास फाइनेंस आता है, मीन्स कैपिटल से आता है ना, जिसमें आप इक्विटी या प्रेफरेंस कैपिटल ले सकते हो, तो कैपिटल। और या फिर आप बोरो करोगे, जैसे हम अगर हमें बिजनेस को रन करना है तो हमें कैपिटल की जरूरत होती है और पैसे की जरूरत होती है, तो वो सब क्या हम शेयर कैपिटल से भी उठा सकते हैं और बोरोइंग भी कर सकते हैं। तो ये दो चीजें हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेते हैं। देखिए इसके एग्जांपल, कैश रिसीव्ड फ्रॉम इशूइंग शेयर्स और अदर सिमिलर सिक्योरिटीज। अब हमने यहाँ क्या किया है, शेयर्स को इशू किया, इशू करने से हमारे पास कैश आया है। उसके बाद कैश रिसीव्ड फ्रॉम इशूइंग लोन्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, नोट्स एंड अदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इसमें अदर बोरोइंग्स भी आ जाती हैं, लोन से भी आपके पास पैसा आता है। मीन्स आप बात कर रहे हो यहाँ पर, आप बोरो भी करते हो और शेयर्स इशू करके आप पैसे भी लेते हो, तो मीन्स फाइनेंस आता है आपके पास। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज है, कैश पेड ऑन बोरोइंग। अगर आपने किसी से पैसे लिए हैं, मीन्स चाहे आपने इंटरेस्ट देना हो या फिर डिविडेंड पे करना हो, वो सब किस में आएगा आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ दो टर्म्स आती हैं जिसमें कंफ्यूजन हो सकता है, इंटरेस्ट आता है और डिविडेंड आता है। अगर आपने शेयर्स इशू कर रखे हैं या फिर आपने डिवेंचर्स ले रखे हैं, तो इसका मतलब क्या है, आपने डिवेंचर का पैसा, फिर आपके पास जो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड आएगी, डिवेंचर्स पर इंटरेस्ट एंड शेयर्स पर डिविडेंड, तो ये क्या है आपको पे करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि आपने इशू किए थे तो अब आपको पे करने पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे, तो ये क्या हो गई आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है। उसी तरह अगर इंटरेस्ट और डिविडेंड आपको मिलता है, मिलता कब है, जब आपने कहीं पैसे लगा रखे हों, तभी आपको इंटरेस्ट मिलेगा या फिर डिविडेंड मिलेगा, तो वो क्या हो जाएगी आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है। अगर आपको मिलते हैं इंटरेस्ट और डिविडेंड तो वो है आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, अगर आपको पे करना पड़ता है तो वो है आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है। उसके बाद आता है द मीनिंग ऑफ कैश एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग जो कैश वर्ड आता है उसमें क्या आता है, क्या वो वाला कैश जो हमारे हैंड में होता है या फिर जो बैंक में होता है वो। देखिए यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में बिल्कुल अच्छे से डिफाइन किया है कि कैश इन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट्स इन बैंक, उसी को आप क्या बोलते हो, कैश। मीन्स जो बैंक में आपका सेविंग एंड करंट अकाउंट बैलेंस है वो भी आपकी कैश मानी जाती है। ठीक है। उसके बाद द मीनिंग ऑफ कैश इक्विवेलेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। कैश इक्विवेलेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। देखिए अभी हमने कैश समझ लिया, अब कैश इक्विवेलेंट में क्या आता है, जो यहाँ पे मैंने ऑप्शन दिया यही इसका आंसर है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को आप कैश इक्विवेलेंट में डालते हो, वो कैसी होनी चाहिए, हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। उसके बाद उस इन्वेस्टमेंट का क्या हो, दोज इन्वेस्टमेंट्स विच आर कन्वर्टेबल इनटू कैश विदाउट एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन वैल्यू। मतलब जब आप उस इन्वेस्टमेंट को सेल करो तो इतने टाइम पीरियड में सेल करिएगा कि उससे उसकी जो सिग्निफिकेंट वैल्यू है वो चेंज ना हो। मतलब जितनी वैल्यू आज है उसकी, और अगर आप उसको सेल कर रहे हो तो उस टाइम पे भी आपको उतनी ही वैल्यू मिले उसकी, उसी को बोलेंगे कि विदाउट एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन वैल्यू। ठीक है। तो ये सब मिला करके आपकी कैश इक्विवेलेंट बनती है। और यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि यहाँ जो शॉर्ट पीरियड की बात की गई है वो ओनली 3 मंथ का होता है, मीन्स 3 मंथ या आप कह लीजिए 90 डेज। ठीक है, याद रखेंगे कि यहाँ बात की गई है 90 डेज की, कि जो चेंज हो या जिसमें आप कन्वर्ट करोगे तो विद इन 90 डेज आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो इसका मतलब कैश इक्विवेलेंट में क्या आता है, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर। नेक्स्ट है फाइनेंशियल एक्टिविटीज इन कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 डू नॉट इंक्लूड। देखिए फाइनेंशियल एक्टिविटीज में क्या इंक्लूड नहीं होता पूछ रहा है। इशू ऑफ शेयर्स अभी हमने देखा, इशू करते हैं तो क्या है, फाइनेंस लेने के लिए कर रहे हैं, बाय बैक ऑफ शेयर्स भी आ सकता है इसमें। फिर क्या आता है, डिविडेंड पेड करना, अभी हमने कहा कि इशू कर किए हैं शेयर्स तो डिविडेंड तो पे करने ही पड़ेंगे, वो क्या है आपके फाइनेंस की एक्टिविटी। बट परचेज ऑफ बिल्डिंग आपकी फाइनेंस नहीं है, ये है आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी पूछ रहा है हमसे। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, ये नहीं है, हमारी फाइनेंस की है। कैश इन हैंड, ये तो कैश इन हैंड आपका कैश इक्विवेलेंट में आ जाता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फिर आता है परचेज ऑफ फिक्स एसेट, बिल्कुल ये है आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इंटरेस्ट पेड क्या है आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जैसे देखिए यहाँ पे क्या था, डिविडेंड पेड, और यहाँ क्या है इंटरेस्ट पेड, ये दोनों क्या है आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है।
उसके बाद है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 रिलेट्स टू। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 किससे रिलेट करता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 रिलेट करता है कंटीजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट। देखिए यहाँ पे दो टर्म यूज की गई हैं, एक है कंटीजेंसीज, सेकंड टर्म है इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट। पहले हम कंटीजेंसीज को समझेंगे, बाद में इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट इसको समझेंगे, ठीक है। अभी देखिए क्या बोलता है कंटीजेंसीज। Contingencies are situations or conditions the eventual outcome of which profit or loss would be determined or known only on happening और नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। देखिए कंटीजेंसीज क्या होती है? एक ऐसी सिचुएशन या ऐसी कंडीशन हो सकती हैं जिनसे या तो आपको प्रॉफिट होगा या आपको लॉस होगा। याद रखिएगा, या तो प्रॉफिट होगा या फिर क्या होगा, लॉस होगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो कब होगा, वो डिपेंड करता है कि वो वाला जो इवेंट या फिर वो जो सिचुएशन है वो हैपन होगी या नहीं होगी। मतलब अगर वो हैपन हो जाएगी तब तो आपको लॉस या प्रॉफिट हो जाएगा, अगर वो होती ही नहीं है, घटना घटती ही नहीं है, तब कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। मतलब ये डिपेंड करती है उसकी हैपनिंग पर और नॉन हैपनिंग पर, ठीक है। अब आता है कि कंटीजेंसीज में प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 है वो ओनली लॉसेस को देखता है, मीन्स ये गेन को नहीं देखता, गेन की बात अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 नहीं करता। उसके बाद जब ये कंटीजेंसीज की बात करता है तो यहाँ 3 टर्म्स आती हैं। एक आती है प्रोबेबल, एक रीजनेबल और एक रिमोट। मतलब ये कि अब आपको लग रहा है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन है जो अराइज हो सकती है इन फ्यूचर, जैसे कि आप कोर्ट केस की बात करते हो कि कोर्ट में केस चल रहा है, तो आप वो जीत भी सकते हो और हार भी सकते हो। अगर जीत गए तो आपको प्रॉफिट हो सकता है, अगर हार गए तो लॉस हो सकता है, हम ये मानकर चलते हैं। तो अब यहाँ पे आता है कि कुछ आप उसको अगर अपने अकाउंट्स में लिखोगे तो कैसे कैसे लिखोगे। एक आता है प्रोबेबल। अगर आपको लगता है चांसेस हैं 90 to 95%, मीन्स आपको 90 प्लस अगर उसके चांसेस हैं कि वो हैपन हो जाएगा, तो आप उसको उसके लिए प्रोविजन बना देते हो, अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर देते हो, ठीक है। अगर ऐसा होता है कि आपको कंफर्म नहीं है, मीन्स आप कंफ्यूज हो, आपको लग रहा है कि 70 या 60% तो वो हो जाएगा और 30% नहीं होगा, मान लेते हैं, तब आप उसको रीजनेबल में इंक्लूड कर लेते हो और नोट्स टू अकाउंट में नीचे नोट करके दिखा देते हो, ठीक है। थर्ड चीज आती है जिसमें बोलते हैं रिमोट। रिमोट का मतलब होता है जिसके चांसेस नेगेटिव, मतलब 1% 2% होते हैं, बहुत ही माइनर होते हैं उसके, तो उसको आप इग्नोर कर देते हो। मतलब ऐसी कंटीजेंसी जिससे आपको लग रहा है कि वो हैपन होएगी ही नहीं, बहुत ही कम चांस है, तो वो आप रिमोट में डालते हो। जिसमें लगता है कि काफी कुछ चांसेस हैं तो रीजनेबल में डाल देते हो। और ये जब आपको लगता है बहुत ज्यादा चांसेस हैं तब आप उसको प्रोबेबल में लिखते हो, उसका प्रोविजन बना देते हो और प्रोविजन बना करके उसको अपने अकाउंट्स में शो कर देते हो, ठीक है। ये आती है कंटीजेंसीज में। उसके आगे आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 कवर्स इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट विच मे बी। देखिए यहाँ इवेंट की बात हुई थी, वो क्या होते हैं, अकर करते हैं आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। अब देखिए आफ्टर द बैलेंस शीट डेट क्या होता है, इसको बस थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए बैलेंस शीट बनती है 31 मार्च को, ठीक है। अब 31 मार्च को जब बैलेंस शीट बन जाती है तो इसको अप्रूवल मिलती है कंपिटेंट अथॉरिटी से। और जो कंपिटेंट अथॉरिटी होती है कंपनी के केस में वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब उसको अप्रूव करते हैं तो उसमें कुछ टाइम लग जाता है, हम मान लेते हैं 4 से 5 महीने उसको अप्रूव करने में लग रहे हैं, ठीक है। तो जब उसको वो अप्रूव करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उस टाइम पीरियड में और जब ये हमने बैलेंस शीट रेडी किया उस टाइम पीरियड में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो अब हम ये जो इवेंट की बात कर रहे हैं वो इस टाइम पीरियड के बीच में पता चलते हैं, हमें अराइज होते हैं, ठीक है। अब ये जो इवेंट होते हैं ये दो तरह के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है जिसका बैलेंस शीट पर अफेक्ट पड़ रहा हो, मीन्स बैलेंस शीट के टाइम पे वो थे, ठीक है, जिससे हम पता लगा सकते थे कि हाँ ये हो सकता है, ऐसा बैलेंस शीट के टाइम पे थे। एक ये है जिसका बैलेंस शीट से कोई मतलब नहीं है, हम बता ही नहीं सकते थे, अंदाजा ही नहीं लगा सकते थे कि बैलेंस शीट के टाइम पे ऐसा होगा। बट वो ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ये 31 मार्च का टाइम था इसके बीच में हो गए। जैसे कि मान लो अर्थक्वेक आ जाए या फिर कोई भी आग लग जाए, कुछ भी हो जाए, ऐसा कुछ जिसका आप अंदाजा लगा ही नहीं सकते थे, तो वो क्या आ जाएगा, वो बीच का टाइम पीरियड आएगा, ठीक है। दो चीजें हमें पता चली। अब देखते हैं इसको, पढ़ते हैं क्या कहता है ये। इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट which occurs between balance sheet date and the date on which such financial statements are considered and approved by competent authority। देखिए वो वाला टाइम पीरियड की बात कर रहा है जो competent authority उसको अप्रूव करेगी, और जो 31 मार्च जब हम बैलेंस शीट रेडी कर रहे हैं वो डेट, ठीक है। उसके बाद क्या है कि दो कौन कौन सी इवेंट होते हैं, एक होता है एडजस्टिंग इवेंट, एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट।
ये कह रहा है कि एडजस्टिंग इवेंट जिसका हमें 31 मार्च को पता था कि ऐसा हो सकता है, कंफर्म नहीं था, पता था हो सकता है, वो है एडजस्टिंग एक्टिविटीज। और ऐसी एक्टिविटी, सॉरी इवेंट, जो बाद में हुए जिसका हम अंदाजा ही नहीं लगा सकते थे उसको बोलते हैं नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। जिसका हम पहले अंदाजा लगा सकते थे उसको क्या करेंगे, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू एसेट्स एंड लाइबिलिटीज फॉर इवेंट्स, उसके लिए हम एसेट्स एंड लाइबिलिटीज में एडजस्टमेंट करेंगे। बट जो सेकंड वाली थी जिसका हम पता ही नहीं लगा सकते थे उसको एडजस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है। ये कह रहा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 कवर्स इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट विच मे बी, वो कौन सी हो सकती हैं, अप टू द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय कंपिटेंट अथॉरिटी। मींस जब बैलेंस शीट रेडी हो रही थी उस डेट से, और जो कंपिटेंट अथॉरिटी ने अप्रूव किया वो वाला टाइम पीरियड होता है, उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे इवेंट्स की। ठीक है, उसके आगे देखिए, ये दो क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है जो अभी हमने एक्सप्लेन किया। क्या था उसमें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 रिक्वायर्स ट्रीटमेंट फॉर इवेंट्स हैपनिंग आफ्टर बैलेंस शीट। देखिए बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे, इवेंट की बात कर रहा है ये, इवेंट है हैपनिंग आफ्टर बैलेंस शीट विच डू नॉट इन्वॉल्व एनी सर्कमस्टांसिस एग्जिस्टिंग ऑन बैलेंस शीट। देखिए बैलेंस शीट जब रेडी कर रहे थे ना तब वो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, कोई मतलब ही नहीं था उनका, बाद में अराइज हुए हैं। तो इसका मतलब इसको आप क्या करोगे, इग्नोर करोगे, इसका कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, इग्नोर कर दिया। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 4 में क्या है, रिक्वायर्स व्हाट ट्रीटमेंट फॉर इवेंट्स हैपनिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। ये भी वही है, बैलेंस शीट डेट के बाद हैपन हुई है, बट क्या, रिलेटेड टू सर्कमस्टांसेस एग्जिस्टिंग ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट। बट ये रिलेट करती है हमारी बैलेंस शीट से, जब रेडी कर रहे थे उस टाइम पे एग्जिस्ट थी ये, तो फिर इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, एडजस्ट टू एसेट्स एंड लायबिलिटीज। क्लियर। आगे है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 4 डज नॉट अप्लाई टू कंटीजेंट लायबिलिटीज ऑफ। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 4 है उसमें कुछ कंटीजेंट लायबिलिटीज होती है जिनको इंक्लूड नहीं करता। कौन सी होती हैं, ये होती हैं इंश्योरेंस कंपनीज। देखिए यहाँ पे मैंने बताई हैं, ये 3 हैं, देख लीजिएगा। देखिए लायबिलिटीज ऑफ जनरल इंश्योरेंस एंटरप्राइजेज, इंश्योरेंस एंटरप्राइजेज आप इसमें नहीं लेते हो। ठीक है, फिर आता है कमिटमेंट्स विच अराइज फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म लीज कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, लॉन्ग टर्म लीज कॉन्ट्रैक्ट्स की कमिटमेंट्स भी नहीं आएंगी। ऑब्लिगेशंस अंडर अ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान, वो भी इसमें नहीं इंक्लूड किया जाता। ठीक है, उसके आगे है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 5 रिलेट्स टू। ये किससे रिलेट करता है, ये रिलेट करता है नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। देखिए ये जो इसका नेम है ना, यही इसको डिफाइन कर देगा, और बिल्कुल इसको अलग अलग करके पढ़ेंगे हम। देखिए नेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड, आधा नेम ये, फिर प्रायर पीरियड आइटम्स, फिर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। देखिए इसको डिफाइन किया मैंने यहाँ। देखिए इसने यहाँ पे 4 इसके पार्ट बताए हैं, बट यहाँ पे इसके मीनिंग में, वहां पर इसके नेम में तो 3 ही रहते हैं। ठीक है, यहाँ 4 है, हम चारों को पढ़ेंगे। देखिए क्या है, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, फर्स्ट यही पार्ट है। इसमें क्या आता है, जब भी नेट प्रॉफिट और लॉस की बात करेगा तो ये हमेशा 2 एक्टिविटी को लेगा, एक लेगा ऑर्डिनरी को, एक लेगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को। ऑर्डिनरी क्या होती है, जो नॉर्मल बिजनेस में की एक्टिविटी की जाती है वो ऑर्डिनरी होती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, जो एक्स्ट्रा मीन्स जिस जो एकदम से अराइज होती है, या जो बार बार नहीं होती है, एक ही बार हो सकती है। ठीक है, वो वाली एक्टिविटीज, जैसे आग लग जाना या अर्थक्वेक, वो ऐसी एक्टिविटीज हैं जो बार बार नहीं होती है, एक बार हो गई है, बार बार जरूरी नहीं होंगी। ठीक है, फिर आता है प्रायर पीरियड आइटम्स। प्रायर पीरियड आइटम में क्या आती हैं, ये वो आइटम होती हैं जो एरर एंड ओमिशन के कारण राइज होती हैं। थी तो लास्ट पीरियड की, वो किसी एरर की वजह से या किसी गलती की वजह से आप भूल गए, उसको लिख नहीं पाए हो, चाहे किसी भी डेटर की हो, क्रेडिटर की हो, कोई भी हो, मीन्स आप भूल गए, उसको लिख नहीं पाए हो, तो उसको बोलेंगे प्रायर पीरियड आइटम्स। देखिए यहाँ पे एक बात और बता दूं कि जो ऑर्डिनरी एक्टिविटीज होती है उसके लिए आपको अलग से डिस्क्लोजर नहीं देना पड़ता, बट जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज होती हैं उसके लिए आपको अलग से डिस्क्लोजर देना पड़ता है। ठीक है, अपने अकाउंट्स में। उसके बाद प्रायर पीरियड आइटम्स, इसके लिए भी आपको अलग से नीचे डिस्क्लोजर देना पड़ता है। फिर आता है चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। अकाउंटिंग एस्टिमेट का मतलब ये होता है कि मैंने अगर पहले एस्टिमेट लगाया था कि जैसे कोई एसेट है मेरी 4 से 5 साल तक चलेगी, अब उसको जब मैंने यूज करना स्टार्ट किया तो मुझे लग रहा है कि नहीं, इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है, ये सिर्फ 2 ही साल चलेगी, तो मेरा एस्टिमेशन है वो चेंज हो गया, तो मुझे उसको भी बताना पड़ेगा। ठीक है, और ये मुझे ज्यादा ऐसे बोला जाता है कि मैं उसको क्वांटिटी में मेजर करके बताऊं। ठीक है, उसके बाद आता है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। अगर आपने कोई अपनी पॉलिसी चेंज कर दी है तो आपको उसको भी बताना पड़ेगा। पॉलिसी में आता है ना, आपके मेथड्स आते हैं कि आप कौन से मेथड यूज कर रहे हो, लीफो, फीफो, या फिर जैसे डेप्रिसिएशन के मेथड होते हैं, तो अगर आप उनको चेंज कर रहे हो तो वो भी आपको यहाँ पे डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। अब ये कह रहा है कि चेंज आप कब कर सकते हो, 2 केस हैं, या तो
इफ द चेंज इज रिक्वायर्ड बाय लॉ और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अगर किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या लॉ की वजह से चेंज करना पड़े तो ठीक है, आप कर सकते हो। या आपको लगता है अगर चेंज करने से आपकी परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी या आप प्रेजेंट बेटर कर पाओगे तो आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये 4 चीजें आती हैं आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 5 में। इससे ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, बहुत ईजी है ये, बस ये 4 ही चीजें। ठीक है, उसके बाद आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 5 रिक्वायर्स सेपरेट डिस्क्लोजर ऑफ प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम। ये कह रहा है कि इसके अंदर किसको आपको अलग से डिस्क्लोजर दिखाना पड़ता है। अभी हमने बात की थी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज का। ठीक है, कभी कभी ऑर्डिनरी का भी दिखाना पड़ सकता है लेकिन वो स्पेशल कंडीशंस होंगी। ठीक है, वैसे हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज का ही दिखाते हैं। ठीक है, यस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपकी काफ़ी हेल्प हुई होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है, कोई कमी लगती है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक फॉर बीइंग हियर, थैंक यू।